welcome back to your online class. As we are taking our chapter 1 methods of inquiry in psychology, and we have discussed experimental and control groups in previous video. So आपका जो कंट्रोल ग्रुप था वो आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा. What is control group? कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर नॉट मैनिपुलेटेड एंड ट्रीटेड इन द सेम वे. ये वो ग्रुप होता है जिसके मेंबर्स को हम मैनिपुलेट नहीं करते और इनको भी कैसे ट्रीट किया जाता है, जैसे कि आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं की तरह ट्रीट किया जाता है. ये कंट्रोल ग्रुप्स के वो मेंबर्स होते हैं जिनको कोई हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं, ठीक है. उनको हमें बस स्टडी करना होता है, बट उनको ट्रीटमेंट सेम मिलेगा जो आप अदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दे रहे होते हैं. लाइक आपके स्मोक वाले एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ग्रुप में भी स्मोक किया गया था, जैसे अदर जो आपके एक्सपेरिमेंटल 2 ग्रुप्स थे उनके ग्रुप के अंदर स्मोक रिलीज़ किया गया था. इन द सेम मैनर जो आपका कंट्रोल ग्रुप है वहाँ पर भी स्मोक रिलीज़ किया गया था. डिफरेंस क्या था कंट्रोल ग्रुप और आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में? वहाँ डिफरेंस क्या था कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के जो मेंबर्स थे उनको इंस्ट्रक्शंस देकर बिठाया गया था, जबकि ये जो कंट्रोल ग्रुप के मेंबर्स थे इनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए थे. ओके. It should be noted that in an experiment, except for the experimental manipulation, other conditions are kept constant for both experimental and control groups. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाला है कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें क्या करेंगे हम, मैनिपुलेशन जो करेंगे ग्रुप के मेंबर्स का, तो वो तो हम सिर्फ जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं उनका करेंगे. कंट्रोल ग्रुप्स के मेंबर्स को हम नहीं करेंगे कुछ भी, ना ही कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे, ना ही किसी भी तरह का कोई मैनिपुलेशन करेंगे. बट जो अदर कंडीशंस हैं वो सेम रखी जाएंगी बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स में. बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कंट्रोल मैनर में करेंगे. लाइक आपका जो है नॉइज़ है, तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को तो जो है वो नॉइज़ सुनाई नहीं दे रहा है एक्सपेरिमेंट के टाइम पर, और जबकि कंट्रोल ग्रुप के मेंबर्स को वो नॉइज़ सुनाई दे रहा है. तो वहाँ पर क्या है कि कंट्रोल मैनर में अगर नॉइज़ इनके लिए कंट्रोल मैनर में हम दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो सिचुएशन इनके साथ है वही सिचुएशन कंट्रोल ग्रुप के साथ होगी. ओके. हमें सिर्फ मैनिपुलेट नहीं करना है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं कंट्रोल ग्रुप के मेंबर्स को, लेकिन जो अदर वेरिएबल्स हैं, अदर कंडीशंस हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट पर इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, उसके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती हैं, तो उनको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है. ओके. All relevant variables in experimental studies that might influence the dependent variable need to be controlled. अब जितने भी आपके relevant variables हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में, उनको सबको क्या करना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ओके. दीज आर ऑफ 3 मेजर टाइप्स. अब ये जितने भी अदर टाइप के जो आपके चीज़ें हैं, वेरिएबल्स हैं जो कि उसको डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट इज ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स सच एज एंजाइटी, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा. अब आपकी जो ऑर्गेनिज्मिक कैटेगरी है वो क्या है, जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं या साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे एंजाइटी, किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है नई जगह पर जाकर, या फिर किसी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पार्ट होकर एंजाइटी फील हो रही है, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिर क्या करेंगी, आपके रिजल्ट पर इफ़ेक्ट डालेंगी. लाइक आपकी इंटेलिजेंस है. आप अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह से आपको कंट्रोल मैनर में वो करना होगा कि पर्सन टू पर्सन इंटेलिजेंस जो आपका IQ लेवल है वो भी वेरी करता है. तो अगर इंटेलिजेंस लेवल, आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है किसी भी पर्सन का, अगर वो अलग अलग, एक का तो आपने बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ले लिया, ठीक है, एक ले लिया बिल्कुल आपने जो है मॉडरेट लेवल का पर्सन ले लिया, तो वहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. तो वहाँ पे क्या है, हमें इसको भी कंट्रोल मैनर में करना पड़ेगा. जैसे आपका पर्सनालिटी,
अगर पर्सन टू पर्सन पर्सनैलिटी वेरी करती है, कोई बंदा जो है आपका इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई बहुत ज़्यादा शाय नेचर का होता है, कोई बहुत ज़्यादा टोकेटिव होता है, तो ये सब चीज़ें भी हमें कंट्रोल सिचुएशन में लेनी है। हमें ये देखना है कि ये जो भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना हो, बिकॉज अगर पर्सनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी वेरी ज़रूर करेगा। ओके, फिर है आपका सिचुएशनल और इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स ऑपरेटिंग एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट सच एज नॉइस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। सिचुएशनल और इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें या जिस स्थिति में वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। लाइक आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उस समय अचानक से नॉइज़ जनरेट हो जाता है कहीं से, तो वो कहीं ना कहीं जो आपका सब्जेक्ट है उसके अटेंशन पर इफ़ेक्ट डालेगा, और वो जो अटेंशन है अगर उसका डिस्ट्रैक्ट होता है तो वह कहीं ना कहीं आपके जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट पर भी इफ़ेक्ट डालेगा। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। टेम्परेचर एक ऐसा वेरिएबल है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर। अगर टेम्परेचर बैलेंस नहीं होगा, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो जो आपका सब्जेक्ट है वो तो उस चीज़ को फील करेगा और वो कहीं ना कहीं बेचैन होकर एंजाइटी लेवल पर जाकर उसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं देगा। ठीक है, उसी तरह से अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो भी प्रॉब्लम आएगी। सो जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं उनको भी एक्सपेरिमेंट के टाइम पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, द थर्ड इज sequential variables. The sequence related variables assume significance when the participants in experiments are required to be tested in several conditions. Sequential related variables means अब जैसे कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। उनका फर्स्ट लेवल हो गया, उसके बाद सेकंड लेवल हो गया, उसके बाद थर्ड लेवल हो गया। तो वहाँ पर जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर हमें उनका जो सीक्वेंस है वो ध्यान से रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज़ कि आपने 5th नंबर पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको तो आप फर्स्ट नंबर पे कर रहे हो, या फिर आपने जो सब्जेक्ट सबसे लास्ट में रखा तो आपने उसको मिड में ले लिया। तो वहाँ पे क्या है, जो सीक्वेंस आपने स्टार्टिंग से जनरेट किया था उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो कंटिन्यू करना है। ओके, सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरिएबल्स हु अफेक्ट द एक्सपेरिमेंट। ओके, जो जो वेरिएबल्स हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को इफेक्ट कर सकते हैं उन सभी का अभी हमने स्टडी की। अब इन वेरिएबल्स को कैसे कंट्रोल में किया जाए उनकी भी कुछ टेक्निक्स हैं। सो वी विल डिस्कस दीज टेक्निक्स। सिंस द गोल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज टू मिनिमाइज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को, बेस्ट वे to handle this problem is to eliminate them from the experimental setting. ओके, अब ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं इनको कैसे एलिमिनेट करा जाए। ठीक है, इनके लिए क्या है कि हम इस तरह से जो एक्सपेरिमेंटल सेटिंग है इस तरह से करें कि ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है ये वहाँ पर जनरेट हो ही ना पाए। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सपेरिमेंट में बी कंडक्टेड इन अ साउंड प्रूफ एंड एयर कंडीशन रूम टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ नॉइस एंड टेम्परेचर। यहाँ पर जो है हमें जो एक्सपेरिमेंट है अगर हम नॉइज़ और टेम्परेचर को रिमूव करना चाहते हैं थ्रू आवर एक्सपेरिमेंटल टाइम, तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम नॉइज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं या किसी भी तरह के कोई शोर को कंट्रोल करना चाहते हैं जो बाहर से जनरेट हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, साउंड प्रूफ रूम अरेंज करना चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, या फिर एयर कंडीशन रूम यूज़ करना चाहिए जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कुछ अपनी जो एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स हैं उनमें चेंजेस करने से हम जो ये आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं इनको मिनिमाइज कुछ हद तक कर सकते हैं। ओके, the second technique is elimination is not always possible. In such cases, effort should be made to hold them constant so that their effect remains the same throughout the experiment.
इट मीन्स कि ये जो एलिमिनेशन वाला आपने अभी टेक्निक पढ़ी थी कि एलिमिनेट कर दिया जाए, जैसे हमने साउंड प्रूफ रूम ले लिया या फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमने एयर कंडीशन रूम यूज़ कर लिया, तो ये कहते हैं कि हमेशा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, हम हर समय हर कंडीशन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, एफर्ट शुड बी मेड टू होल्ड देम कांस्टेंट। हमें क्या करना चाहिए कि उनको कांस्टेंट बना देना चाहिए। अगर ये जो एक्सट्रेनियस हमारी जो वेरिएबल्स हैं, अगर वो टेस्ट के टाइम, एक्सपेरिमेंट के टाइम पर जनरेट हो भी रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज सो दैट देयर इफेक्ट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। जिससे क्या होगा, जो उनका इफेक्ट पड़ेगा, जो कांस्टेंट हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं जो कॉन्स्टेंटली वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो उसका पूरे एक्सपेरिमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि आपका एक ऑब्जर्वेशन चल रहा है। ठीक है, आपकी क्लास में एक वाइस प्रिंसिपल मैम है या फिर प्रिंसिपल सर हैं, कोई भी वहाँ पर बैठे अथॉरिटीज़ बैठे हुए हैं क्लास के अंदर। ठीक है, वो आपका अटेंशन स्पान चेक कर रहे हैं वहाँ पर कि बच्चों का अटेंशन स्पान कैसा है। अभी अचानक से क्या होता है कि बाहर से जो कॉरिडोर है, बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है अचानक से। ठीक है, तो जो आपका अटेंशन स्पान है वो थोड़े टाइम के लिए, उसी टाइम के लिए डाइवर्ट होगा, लेकिन वो शोर कॉन्स्टेंटली नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए आया था, वहाँ से चला गया वो शोर। तो वो क्या हो गया, आपका जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हैं उसको स्पॉइल करेगा। लेकिन अगर वो जो नॉइज़ जनरेट हुआ है, अगर वो कॉन्स्टेंटली आ रहा है, तो आपका जो अटेंशन स्पान है वहाँ पर डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें हम कॉन्स्टेंटली देखते हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। आप क्लास में अगर बैठे हुए हैं और आपके स्कूल के पीछे कोई एक टेम्पल है जहाँ पर रेगुलर वे में एक प्रेयर चलती है, और वो साइंस के पीरियड में चलती है, आपको आवाज़ें आती हैं, साउंड आती है उनकी, तो वो आपके अटेंशन को वहाँ से साइंस के लेक्चर से नहीं हटा सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली है आपकी इन्वायरमेंट में, आप उसको रेगुलरली सुन रहे हैं। लेकिन अगर वो साइंस के लेक्चर में जो है अचानक से सुनाई दे, साइंस का लेक्चर चल रहा है, आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है और कॉन्स्टेंटली ना होकर वो अचानक से किसी दिन जनरेट हो जाए, आपको वो प्रेयर की साउंड सुनाई दे, तो वो क्या है, आपका अटेंशन डाइवर्ट कर देगी। सो यहाँ पर यही कहना है कि इस टेक्निक को हमें यूज़ करना चाहिए। इसका मीनिंग यही है कि हमें, अगर हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, कुछ एलिमेंट्स को हम हटा नहीं सकते एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको कांस्टेंट बना देना चाहिए, अपने एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट बना देना चाहिए, कि अगर वो हैं तो वो कॉन्स्टेंटली वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के दौरान रहें। ओके, द नेक्स्ट इज फॉर कंट्रोलिंग ऑर्गेनिज्मिक and background variables, matching is also used. In this procedure, the relevant variables in the two groups are equated or are held constant by taking matched pairs across conditions of the experiment. अब यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स हैं, लाइक आपका फियर हो गया, मोटिवेशन हो गया, और ये बैकग्राउंड वेरिएबल्स लाइक रूरल, अर्बन, कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब क्या हैं, ये भी हमारे एक्सपेरिमेंट पर इफेक्ट डालते हैं। लाइक आपका फियर है, एक एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हैं तो आपका जो एक सब्जेक्ट है वो फियर से भरा हुआ है, किसी भी बात को लेकर उसे डर लग रहा है कि पता नहीं किस तरह का एक्सपेरिमेंट होगा, क्या किया जाएगा, या फिर उसमें मोटिवेशन की कमी है। जबकि जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका वो फुल्ली मोटिवेटेड है और फियरलेस है, तो वहाँ पर भी आपका जो रिजल्ट होगा एक्सपेरिमेंट का वो वैलिड नहीं होगा। अब इसी तरह से बैकग्राउंड वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एक तो आपने जो एक्सपेरिमेंट के लिए सब्जेक्ट चुना वो रूरल एरिया से रिलेटेड है, दूसरा है अर्बन एरिया से, तो दोनों की जो कल्चर है वो डिफरेंट होंगी। रूरल एरियाज़ के अलग कल्चर होती है और अर्बन एरियाज़ के अलग कल्चर होगी। उसी तरह से हमारी कास्ट है, वो भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलती है। डिफरेंट जो कास्ट होती हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें, उनके कस्टम्स वगैरह सब अलग होते हैं। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस,
किसी की जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो सभी की सेम नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। तो वहाँ पे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेरिएबल्स ले रहे हैं कि लाइक हमने ले लिया 5 कास्ट हैं, अलग अलग कास्ट हैं, उनकी सबकी जो मान्यताएं हैं वो सारी कुछ अलग हैं, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस सबका अलग है। तो वहाँ पर क्या है, जो हमारा ये जो वेरिएबल्स है, ये जो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल हैं, ये क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट पर इफ़ेक्ट डालेंगे और हमारा जो रिजल्ट है वो वैलिड नहीं होगा। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्रुप्स बनाए हैं वो इक्वेटेड कर दिए जाएं। इक्वेटेड मीन्स मैचिंग ग्रुप्स बना दिए जाएं। अगर हमने रूरल एरिया से सिलेक्ट करें सारे सब्जेक्ट, तो सारे सब्जेक्ट आपके रूरल एरिया से होना चाहिए। अगर अर्बन के हैं तो अर्बन से लीजिए, सेम कास्ट के ले लीजिए। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है सेम होना चाहिए, ठीक है सेम ना हो लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए कि एक तो आपने लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का बंदा लिया है और एक आपने ले लिया हाई लेवल का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें क्या करना है, मैचिंग ग्रुप्स बनाने हैं जो सेम एट्रीब्यूट्स रखते हों। और अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम कंट्रोल कुछ हद तक कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक. Counterbalancing technique is used to minimize the sequence effect. Suppose there are two tasks to be given in an experiment. Rather than giving the two tasks in the same sequence, the experimenter may interchange the order of the task. Thus, half of the group may receive the task in the order of A and B, while the other half in order of B and A. For the same individual may be given the task in A, B, B, A order. काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक वो टेक्निक है जो किसको मिनिमाइज करती है, आपके सीक्वेंस इफेक्ट को। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सपोज आपकी क्लास के 2 मैंने ग्रुप बनाए जिसमें मुझे एक्सपेरिमेंट कराना है, ठीक है। वन जो ग्रुप है उसके अंदर मैंने 10 स्टूडेंट लिए, जो सेकंड ग्रुप है उसमें भी मैंने 10 स्टूडेंट लिए, ठीक है। अब ये जो आपके 2 ग्रुप्स बने हैं तो इसमें मुझे पर ग्रुप 2-2 एक्सपेरिमेंट कराने हैं, ठीक है। तो मैं जो पहला वाला जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है मेरा, तो उसको मैं दूंगी ए और बी, कि सबसे पहले आपको ए टेस्ट करना है और फिर आपको दूसरा जो बी टेस्ट है वो आपको करना है, ठीक है। अब जो दूसरा ग्रुप लिया है मैंने जिसमें 10 बच्चे अलग से लिए हैं मैंने, तो उस ग्रुप के वाले बच्चों को मैं कहूँगी कि पहले आप बी एक्सपेरिमेंट करिए, उसके बाद आप ए एक्सपेरिमेंट करिए। और ऐसा करके क्या होगा, जो सीक्वेंस इफेक्ट है वो हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से रिमूव हो जाएगा। डेट इज कॉल्ड काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक। ओके, लास्ट इज random assignment of participants to different groups eliminates any potential systematic differences between groups. Randomly assignment of participant means कि आपने अगर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 10 बच्चे सिलेक्ट किए और आपको 2 ग्रुप बनाने हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम जो है बायसनेस दिखाकर 5 अच्छे बच्चों को तो एक ग्रुप में कर दें, 5 अलग बच्चों को अलग ग्रुप में डाल दें उनकी कैपेबिलिटीज़ के बेस पर। वहाँ पर क्या करेंगे, रैंडमली ग्रुप बनाएंगे, किसी को भी एक ग्रुप में डाल देंगे और किसी को भी बी ग्रुप में डाल देंगे। वहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि किसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, किसके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं या फिर क्या उसकी डिसक्वालिटीज़ है। वहाँ पर क्या करेंगे, हम रैंडमली चूज़ करेंगे पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप्स बनाने में, जिससे कि वहाँ पर क्या किया जा सके, एलिमिनेट्स एनी पोटेंशियल सिस्टमेटिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स। जो पोटेंशियल होते हैं, पर पर्सन अलग अलग पोटेंशियलिटी होती है, तो वहाँ पर ये जो पोटेंशियलिटी है वो आपके ग्रुप पर इफ़ेक्ट ना डाले और रिजल्ट जो है आपका वो वैलिड हो और रिलायबल हो। ओके।